हमने लॉक के बारे में ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया, ऑलमोस्ट डन विद लॉक, बट देन ए क्वेश्चन रिमेन्स, वो जो था मटेरियल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स। आपने नोटिस किया होगा कि हाँ, मुजना इज हियर नाउ, कितना वेट करते हैं हम मुजना का, बट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मुजना जी, जस्ट इन केस वी हैवंट स्टार्टेड येट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड अभी मसला है। लॉक ने आइडियाज़ की एग्जिस्टेंस तो तस्लीम की, लेकिन उस आइडिया से मटेरियल वर्ल्ड तक कहाँ पहुँचे। हम अभी लॉक का अकीदा देख रहे हैं, व्हाट डिड ही बिलीव इन। हमने देखा कि ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हम बहस तो नहीं कर रहे इनके साथ कि इज़ ही कंसिस्टेंट और नॉट, बट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन्होंने मानी क्योंकि इनके हिसाब से वो डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ भी ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट होता है, लेकिन पर्टिकुलर सबस्टांस की एग्जिस्टेंस का क्या करें, क्या डिनाई करें उसकी एग्जिस्टेंस। लॉक एक सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट नहीं थे, ये आइडियाज़ को मेयर साइंस नहीं मानते थे, मेयर मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं मानते थे। दे पॉइंटेड टुवर्ड्स समथिंग विच वाज कंक्रीट। ये भी मानते थे कि प्राइमरी क्वालिटीज़ का इल्म पॉसिबल है, तो ये डिनाई नहीं करते थे मटेरियल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को। अब ये रीजंस क्या देते हैं इसके। ये कहते थे कि एक देयर इज समथिंग इन रियलिटी जो अ, हम समझ जाते हैं किसी चीज़ की रियलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थॉट ऑफ समथिंग एंड द थिंग इन इटसेल्फ। आप इसको सबसे अच्छे से मोहब्बत वाले रिश्तों में सबसे अच्छे से इसको पहचान सकते हैं आप। इफ़ यू लव समबडी, योर मदर शी इज़ अवे फॉर लाइक से a few years and she is coming back, or you were away and you're coming back, so you might be having phone calls, video calls and everything, but the very fact of seeing the person in person सामने, उसका कुछ अलग है ना टेस्ट, there is something different about it. Imagine taste and actual taste में difference. Imagining visiting कश्मीर की वादियाँ and actually visiting them in front of you. तो कहते हैं लॉक की ये जो रियलिटी है इसका एक अलग टेस्ट है जो हमको पता चल जाता है। इसके अलावा देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोअर्सिवनेस और फोर्सफुलनेस एक्चुअल सेंसेशन में। लॉक के खुद के वर्ड्स में, अगर मैं आंखें खोल के दोपहर में सूरज को देखूं तो आई कैन नॉट अवॉइड द आइडियाज ऑफ लाइट ऑफ सन। मैं उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता। उसकी चकाचौंध मुझे फोर्स करती है उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। ये जो this independence of the subjective control is not found concerning imaginary। अगर इमेजिनरी होता, मेंटल कंस्ट्रक्ट होता सूरज का ऐसे लाइट, तो फिर ये मुझे उससे आंखें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनली हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, दीज आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट्स विच क्रिएट आइडियाज, दे आर ओनली रिसीविंग दैम। अगर किसी इंसान के पास आंखें नहीं होंगी, देन ही विल हैव नो आइडिया ऑफ कलर और लाइट। तो हमारे अंदर एक डिपेंडेंस है बाहर की चीज़ पे, तो इसका मतलब ये बाहर की चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। सो वी नो द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सबस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिव नॉलेज, नॉलेज ऑफ सेंसेस। लेकिन मसला है कि ये जो सेंस का नॉलेज है, इट लैक्स सर्टेनिटी। देयर इज नो इंटेलेक्चुअल नेसेसिटी इन इट। हम जानते हैं द एप्पल इज सॉफ्ट, इट इज येलो और रेड, it is sweet, it is fragrant, but can we know that it must be so? ये लॉक के सामने, लॉक लीव्स अस विद दिस क्वेश्चन। इन ए वे यहाँ से आगे का फलसफा शुरू होगा।
और sensitive knowledge, it cannot guarantee the material world as a whole, nor can it ensure us the existence of spirit in animals. हमारा नॉलेज सिर्फ आइडियाज के लेवल तक पहुंच सकता है, उसके आगे की जो भी दुनिया है वो बियॉन्ड नॉलेज है देन. सो नॉलेज कैन ओनली रीच टू द लेवल ऑफ दीज आइडियाज ऑफ सेंस. इसके आगे की दुनिया तब हमारे लिए हमारी रीच से बाहर है. अब इस पे भी फर्दर फलसफा आगे डेवलप होगा कि ये रीच से बाहर होने का मतलब क्या है. अब दूसरा, हमारा जो इल्म है ये these our knowledge is smaller and narrower than actual things out there. जो बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, बहुत छोटी है कि उनके बारे में क्लियर आइडिया रखना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इसके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है. लॉक के दिमाग में क्या था? प्लैनेट्स इटसेल्फ. They're too big, too remote, cannot have clear ideas of them. Atoms, too small, too remote, cannot be perceived clearly. Even if there be ideas which we cannot perceive, तब भी कनेक्शन उनके बीच का जो है इसके परसेप्शन पे भी मसला है, क्योंकि वी डू नॉट सी और परसीव एनी कनेक्शन बिटवीन से क्वालिटीज. वो तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, उनके अंदर मतलब क्या कनेक्शन है? ये जो रोज़ का रेड कलर है और इसका जो सॉफ्टनेस है, इन दोनों का आपस में लिंक क्या है कि हमने इसको एक ही जगह प्लेस किया? फिर से मसला. ये सारे इश्यूज लॉक छोड़ के चले जाते हैं. लॉक फाइनली अगर हम उनका एस्टिमेट करें, ही इज़ सर्टन ओनली ऑफ द इंट्यूटिव नॉलेज जो हमने पहले ही देखी है, एंड दैट नॉलेज इज़ ओनली ऑफ सेल्फ. चलो 2 मिनट के लिए खुदा भी मान लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ गॉड ये भी मान लिया 2 मिनट के लिए. एथिक्स उन्होंने कहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि एथिक्स को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हाँ एथिक्स साबित हो सकता है, तो साबित करके दिखाओ. नहीं किया. तीनों चीज़ें हो गई. तो फाइनली नटशेल में ये नॉलेज रहा कितना? वेरी स्मॉल, टाइनी बिट ऑफ नॉलेज इज पॉसिबल. नॉलेज ऑफ सेल्फ तो एक तरीके से सॉलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में चले गए, और दूसरी तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड. बस इतना है. सो देयर इज़ मोर इग्नोरेंस देन नॉलेज. तो ये भी आगे ह्यूम की स्केप्टिसिज्म में एंड होगा. जब हम वापस अब ओवरऑल देखते हैं लॉक के फ़लसफ़े को, वी हैव टू कंक्लूड दैट ही वाज नाइदर कंसिस्टेंट नॉर प्रोफाउंड. हाउएवर, ये चीज़ें ना होना इससे बिल्कुल इनका स्टेचर कम नहीं होता. लॉक का स्टेचर इससे बिल्कुल कम नहीं होता. ही इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स, नॉट जस्ट इन द वेस्टर्न कैनन, थ्रू द वर्ल्ड. इनके बाद इन्हीं की बातों पे काम हुआ इन वन वे और अनदर. बर्कली, ह्यूम, मिल, रसल, विटगेनस्टीन, ऑस्टिन, राइल, ये सारे इन्हीं के काम को आगे चलाएंगे. ब्रिटिश ट्रेडिशन जो है एम्पिरिसिज्म का, ये अभी भी मुर्दा नहीं है. इन वन फॉर्म और द अदर इट्स स्टिल परसिस्टिंग. शुरू कहाँ से होता है इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? यहाँ से हम कह सकते हैं प्लेटो से ही शुरू हो जाता है इन वन वे, वी एरिस्टोटल से. बट इसको एक शेप प्रॉपर देना पहला काम लॉक ने ही किया. इनफैक्ट इस वक्त की भी जो एनालिटिक फिलॉसफी है बहुत हद तक रूट अपना लॉक में ही रखती है. प्रोफेसर रायल इनफैक्ट इस वक्त के फ़लसफ़े में जो करंट रेवोल्यूशन इज़ गोइंग ऑन, वो इसको लिंक करते हैं लॉक के साथ ही. येट इट वुड बी एब्सर्ड टू सपोज कि लॉक वो सारे काम करते जो शायद कार्नाप ने, ऑस्टिन ने, रायल ने या क्विन ने ये सब ने किए, या हम इसको आगे बढ़ाकर ये भी कहें कि जो काम विटगेनस्टीन ने किया तो वो सारे काम लॉक कर लेते. दैट वुड बी अनफेयर एंड एब्सर्ड टू एज्यूम. हमको मानना चाहिए कि उन्होंने वही काम किया जो उस वक्त पॉसिबल था. ही वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज एरा. जो जितना काम हो सका उस वक्त हो चुका था, उसी पे उन्होंने बिल्ड किया. If he would have lived like 300 years, he would also have reached the other conclusions. But then, human life
एक इसका एक ड्यूरेशन होता है. On the whole, it might be said Locke wanted to make clear what we do when we are said to know. यही इनका फंडामेंटल सवाल था और इसका इन्होंने जवाब दिया था इल्म को डिफाइन करके बाय समथिंग दैट इज सर्टन. Yet these very empirical propositions formed the main subject matter of his enquiry. यहाँ पे भी लॉक इनकंसिस्टेंट थे विद रिगार्ड टू हिज इनिशियल प्रॉब्लम. यही जो पहली प्रॉब्लम है सर्टेनिटी, इसके साथ भी इन्होंने कोई फाइनली एक कंसिस्टेंट सिस्टम डेवलप नहीं किया. लेकिन किसी भी मोमेंट में मॉडल्स होंगे, इनकंसिस्टेंसीज होंगे और ये मॉडल्स और इनकंसिस्टेंसीज दे बिकम फूड फॉर फर्दर रिसर्च और वो आगे के काम को बनाते हैं. बर्टन रसल कहते हैं इसके बारे में, द मोस्ट फ्रूटफुल फिलोसफीज हैव कंटेन्ड ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज बट फॉर दैट वेरी रीजन दे हैव बीन पार्शियली ट्रू. क्या कहा लॉक ने अगर हम इसको सम अप करें अब फलसफे को इनके? लॉक का फंडामेंटल प्रिंसिपल था आप पैदा होते हैं क्लीन स्लेट के साथ, कुछ भी नहीं लिखा होता इस पे, एक्सपीरियंस राइट्स ऑन इट. सो देयर इज नथिंग इनसाइड द इंटेलेक्ट विच वाज नॉट फर्स्ट इन द सेंसेस. लेकिन आपने नोटिस किया होगा, लाइबनीज में भी हमने ये पॉइंट आउट किया, जब वो ये बात कहते हैं इसके नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो इनेट पावर्स टू हैव दिस सेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं. सो द ओनली नॉलेज यू कैन हैव इज थ्रू सेंसेस. लेकिन दिस पावर टू हैव नॉलेज थ्रू सेंसेस, वेयर डज दिस कम फ्रॉम? दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड एज इनेट. वो भी इनको इनेट पावर ही कहते हैं. इसी पॉइंट पे लाइबनीज ने इनको क्रिटिसाइज किया था. अगर हम माइंड को इतना सा गुंजाइश दे कि इट इज़ क्रेडिटेड विद इनेट पावर्स ऑफ रिसीविंग आइडियाज़, तब इसको हम टेबुलर रासा कैसे कहेंगे, क्लीन स्लेट कैसे कहेंगे? कुछ तो है इसके पास. और हमने लाइबनीज में देखा व्हेन यू एक्सेप्ट दिस मच कि इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये इन चीज़ों को परसीव कर सकता है, तो ऑल ऑफ अ सडन अ लॉट ऑफ पेंडोरस बॉक्स इज ओपन. क्योंकि जब इसको एक्सप्लेन अब करेंगे इस पावर को, there would be many things which you would find कि they are actually innate. इसी कंटेक्स्ट में लॉक ने क्या कहा था कि माइंड इस सारे काम में पैसिव रिसीवर है. वो सिंपल आइडियाज़ को रिसीव करता है और उसका कोई खुद से उसमें कुछ ऐड नहीं करता. इट्स जस्ट ए रिसीवर ऑफ दोज. लेकिन उसी में अगले स्टेप में क्या कहा लॉक ने कि इट कंपेयर्स, कंट्रास्ट्स एंड कंपाउंड्स देम इन डाइवर्स वे, इनफाइनाइट वेज पॉसिबल. तो ये फिर से मसला हो गया, माइंड अभी 2 मिनट पहले एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव हो गया. दूसरा मसला, लॉक ने क्या कहा, आप प्राइमरी क्वालिटीज़ देखते हैं बस, फिर आप उससे कंपाउंड करके, अब्स्ट्रैक्ट करके, कंट्रास्ट करके, कंपेयर करके सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स डिराइव करते हैं. लेकिन लॉक ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि व्हेन वी सी ब्लैक वी आल्सो सी नॉट वाइट, नॉट रेड, नॉट ब्लू. व्हेन वी सी हॉट वी आल्सो सी एट द सेम टाइम नॉट कोल्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हासिल तो हमने सिंपल आइडियाज किए, बट द माइंड आल्सो इज नोटिंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन थिंग्स साइमल्टेनियसली. तो माइंड पैसिव नहीं था, ये एक्टिव था जब ये सिंपल आइडियाज भी ले रहा था. अगर ध्यान दे तो लॉक भी ये चीज़ मान रहे हैं, लेकिन सर्टनली एल्सवेयर जब वो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, बिकॉज माइंड हैज टू अटेंड टू द आइडियाज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो वहाँ पे तो माइंड ये कर रहा था. तो ये एक और इनकंसिस्टेंसी है. ये इनकंसिस्टेंसी में आपको इमैनुअल कैंट के रूट्स दिखेंगे. इमैनुअल कैंट फिर फाइनली ही वुड शो दैट देयर कैन नॉट बी आइडियाज विच आर नॉट टेम्पर्ड विद द नेचर ऑफ माइंड. इट्स इम्पॉसिबल. फाइनली सांचा जिसमें से इसको गुजरना है, दैट पाइपलाइन, दैट ब्रेन, आप इस पानी को जिस पाइप में से द पाइप इट इज पासिंग थ्रू, that pipe has a shape and everything that passes through it has to yield to that shape. Choice ही नहीं है.
सो इवन सिंपल आइडियाज कैंट के हिसाब से दे आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड मोल्डेड बाय माइंड, और ये नेसेसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये होना ही होना है। ये हम कैड में ही डिटेल में देखेंगे उनके एप्रियोरी के कंसेप्ट्स को, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एप्रियोरी है, उस पर हम कोई हमारा उसमें रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई गिव एन एग्जांपल, जैसे द कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये तो ये एप्रियोरी कंसेप्ट्स है कैंट, बट हम इसको कैंट में ही देखेंगे। ये जितना भी कंफ्यूजन हो रहा है सारा कैंट क्लियर करेंगे। फर्दर और क्या कहा था लॉक ने? लॉक ने कहा था कि सिंपल आइडियाज जब हम हासिल करते हैं देन द माइंड बिकम्स एक्टिव कॉम्प्लेक्स आइडियाज बनाने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं माइंड? यहाँ पे माइंड या तो कंपेयर करता है, या तो कंट्रास्ट करता है, तो कंपाउंड करता है। तीनों चीज़ें हमने देखी थी क्या है। और इसके बाद वो एग्रीमेंट और रिपग्नेंस देखता है डिफरेंट आइडियाज में, एंड फाइनली माइंड रीड्स नॉलेज। नॉलेज इज व्हाट? द एग्रीमेंट और रिपग्नेंस बिटवीन आइडियाज। तो सवाल है एक, ये जो ये सिंपल आइडियाज हैं लॉक साहब, ये डिस्टिंक्ट और सेपरेट हैं? लॉक का आंसर आपको पता है? दे वुड से यस, क्योंकि लॉक ने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक ब्रेकडाउन किया था आइडियाज़ का, कि हम जो हमारा नॉलेज का एडिफिस है इसको ब्रिक वाइज देखते हैं, एक एक ब्रिक में इसको सेपरेट करते हैं, फिर ब्रिक को एनालाइज करते हैं। तो इन्होंने एक तरीके का बर्टन रसल जैसा एटॉमिक प्रोपोजिशन पे ले आया था कि इससे नीचे फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते आइडिया को। तो इनका जवाब तो आपको पता है। मसला है कि अगर ये डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, इनका रिलेशन कैसे होता है आपस में? तो याद करें डेकार्ट को की जो क्रिटिसिज्म हमने की थी, कि अगर माइंड अलग है, बॉडी अलग है, तो माइंड बॉडी के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है? लॉक ने अपेरेंटली ही डिड नॉट इवन नोटिस कि ये एक फ्लॉ था इनके फलसफे में। ही डिड नॉट इवन मतलब इनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मैं उसी ट्रैप में फंस रहा हूँ जिसमें डेकार्ट ऑलरेडी फंस चुके थे। ये तो बाद में फिर अच्छे से इसको आइडियलिस्ट्स ने उछाला कि ये मसला है सर, कि अगर ये डिस्टिंक्ट है आपस में रिलेशन कैसे रखते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में जब फ्लावर का यही गुलाब के फूल का तस्वुर होता है, हमारे दिमाग में उसका लाल रंग भी होता है, हमारे पास उसकी फ्रेगरेंस भी होती है, उसके पेटल्स की खूबसूरती और उसका सॉफ्टनेस भी होता है। ये सब हमारे पास कंक्रीट होता है, एक होता है। लेकिन लॉक के हिसाब से इसका जो ये रेड कलर है ये डिस्टिंक्ट है, इसकी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, ये डिस्टिंक्ट है। इस फ्रेगरेंस और कलर का आपस में रिलेशन क्या है? एप्पल्स और ऑरेंजेस का रिलेशन क्या है आपस में? तो लॉक के पास इसका जवाब नहीं है। मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, देयर इज अनदर प्रॉब्लम जो इसी एटॉमिक सिंपल आइडियाज़ के साथ रिलेटेड है। हम आइडियाज़ को कनेक्ट कैसे करते हैं आपस में? यूजुअली फॉर एग्जाम्पल थ्रू सब्सटेंस या थ्रू कॉजैलिटी। धक्का दिया बॉटल को, बॉटल गिरी। ये धक्का देना और बॉटल गिरने का ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे दिमाग में एक है। लिंक्ड बाय व्हाट? लिंक्ड बाय कॉजैलिटी, इसकी वजह से वो गिरा। सिमिलरली सब्सटेंस का कंसेप्ट, ये जो फ्लावर है असल में हमको क्या दिखता है? हमको लाल दिखता है, फ्रेगरेंस दिखती है, टेक्सचर दिखता है, शेप दिखती है, एक्सटेंशन दिखता है। हम उसको कनेक्ट करके कहते हैं देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस, जो लॉक ने भी बोला, देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस इन विच ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिंग। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। What did Locke do? He simply pointed out that such general notions are obtained by what? By comparing, contrasting, compounding activities of the mind. But it is one thing to maintain that they are obtained immediately after simple ideas, and quite another to maintain that they are reduced to simple ideas. Can the notion of substance or causality be said to be compounded of simple ideas? Kant would disagree कि नहीं, ये वहाँ से नहीं कंपाउंड हुआ, ये वहाँ से अखज़ ही नहीं हुआ। यू आर रॉन्ग व्हेन यू से दिस, यू हैव नॉट प्रूवन इट, यू हैव जस्ट सेड इट कि हमने वहाँ से अखज़ किया। अगर हमें सबस्टेंस सेंसेशन से नहीं मिले, इफ़ वी कैनॉट एम्पेरिकली प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, तो आप इसकी एग्जिस्टेंस मानते ही क्यों हैं? किस बलबूते पे? कैंट पूरे एम्पेरिकल ट्रेडिशन को इस पे कटघरे में खड़े करते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन देते हैं।
कि सबस्टेंस और कॉजेलिटी भी एक ए प्रायोरी कैटेगरी है जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन एम्पेरिक स्कूल वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। येट आप देख सकते हैं कैंट ये लॉक के अंदर ही रूट्स कैंट के हैं और बाकी सब फिलोसफर्स के। लॉक जैसे एम्पेरिकल फिलोसफर के सामने उसके पास कोई चॉइस है नहीं, ही हैज़ टू शो दैट नथिंग इन द इंटेलेक्ट exists which was not previously in the senses, और इस वजह से he had to explain the notions of substance causality empirically, लेकिन लॉक ने ये किया नहीं, न कर पाया। ये सिंपली ये कह के चले गए कि देयर इज समथिंग आई डू नॉट नो व्हाट, एक अननोन सबस्ट्रेटम है इन सारी क्वालिटीज़ का। सिमिलरली नो कॉजेलिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा? कॉजेलिटी के बारे में इफ यू रिमेंबर ही सेज इट इज़ देयर बट इट इज़ अनइंटेलिजिबल, वी नो ओनली दिस मच, द वन थिंग कॉजेज चेंज इन अनदर, बस इतना हमको पता है, बाकी हमको कॉजेलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। बट वी डू नॉट नो हाउ वन थिंग कॉजेज चेंज इन अनदर। ये ओपन आउट राइट कन्फेशन है लॉक के। अब लॉक के पास सिर्फ दो ऑप्शन है तब, आइदर ही शुड हैव रिजेक्टेड ये दोनों नोशंस को कि दीज आर फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन, अगर वो ये करते तो शायद कंसिस्टेंट हो जाते, ही वॉज ट्रू टू हिज प्रिंसिपल्स, और ही शुड हैव एडमिटेड कि ये हैं बट एम्पेरिकली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट देन ही वुड हैव रिफ्यूटेड द वेरी स्टोन ही इज स्टैंडिंग अपॉन। और इन दोनों चीज़ों में लॉक इज फॉलोड बाय बर्कले एंड ह्यूम, वो यही करते हैं। लॉक रिजेक्ट ये बर्कले रिजेक्ट करेंगे, ही वुड रिमूव ऑल दिस मटेरियल एंड ऑल दिस रबिश। ये क्या है बकवास, कुछ नहीं है, मेंटल कंस्ट्रक्शन, हैंग दो इसको, इस आइडिया को। क्यों अज्यूम करें हम सबस्टेंस, है ही नहीं कोई सबस्टेंस। एंड ऑफ मटेरियलिज्म इन बर्कले एंड ह्यूम, ह्यूम वुड बी लाइक और क्या केडी कॉजेलिटी कहाँ से लाई, कुछ भी खुद से। तो ह्यूम ने इसको फुल फ्लेजेड अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे ले गए कि वाई स्टॉप हेयर। तो इस सेंस में भी आपको दिख रहा होगा कि मे बी लॉक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन हिमसेल्फ बट लुक व्हाट ही हैज क्रिएटेड, ही हैज गिवन अस ह्यूम। तो ह्यूम के भी रूट्स, ह्यूम की स्केप्टिसिज्म के रूट्स आपको लॉक के अंदर दिखेंगे। अब कैंट जनाब वो तो अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सबस्टेंस और कॉजेलिटी दोनों को कहते हैं कि एम्पेरिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि इस वजह से इसको रिजेक्ट करो। वो क्या कहते हैं कि जिस जगह आप खड़े हैं वही पोजीशन ही गलत है। दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एम्पेरिकली, दैट डजंट मीन दे डोंट एग्जिस्ट, दैट मीन्स एम्पेरिसिज्म इज इनकम्प्लीट। सो ही रिगार्डेड देम एज नॉन एम्पेरिकल ट्रुथ्स ए प्रायोरी। वहीं पे देखेंगे कैंट में डिटेल में। इसके अलावा लॉक का पर्पस क्या था, हमने पहले ही सेशन में देखा था, टू एनक्वायर इनटू द ओरिजिन, सर्टेनिटी एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ही थॉट दैट ही वुड बी एबल टू डू सो अगर वो आइडियाज को समझे, बिकॉज ऑल नॉलेज इज composed of ideas. तो if you understand ideas, you would be able to understand knowledge itself. लेकिन ये ideas क्या है, ये artificial units हैं, और इनको पढ़ने से you would not know anything about knowledge but about knowing the process you might come to know, but not knowledge itself. ये भी कैंट ने पॉइंट आउट किया, और कैंट के हिसाब से नॉलेज एक्चुअली जजमेंट है, आइडियाज नहीं है। नॉलेज इज मेड ऑफ जजमेंट्स, इट्स नॉट मेड ऑफ आइडियाज। और ये वाला मसला भी आगे फिलॉसफी में चलता गया चलता गया चलता गया। विटकिंस्टीन, ब्रैडले, रसल, वियना सर्कल, सब ने इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि लॉक ही चलता गया फिर आगे। हम 2 मिनट के लिए अगर माने भी कि नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आइडियाज, लेकिन क्या ये आइडियाज मेंटल हैं या फिर ये दे स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर? अब बर्कले क्या कहेंगे? बर्कले emphasized कि they are mental and it leads to his subjective idealism. Or subjective idealism led to another thread of philosophy, that of objective idealism, जो मोर ने
1903 में रेफिटेशन ऑफ आइडियलिज्म में ही स्टार्टेड इट। और उनका उस वक्त हम उनको देखेंगे मोर उनका आइडिया क्या था, बट इन नटशेल फॉर नाउ वी कैन से कि ही सेड ये जो आइडिया है इट रेफर्स टू बोथ द प्रोसेस एंड व्हाट इट रेफर्स टू। So he would not agree कि it is only about knowing, it is also about knowledge itself. So blue का idea stands for sensing blue and also what was sensed. It stands for both. वहीं पे देखेंगे। कहने की बात यहाँ पे जो ये है कि लॉक जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज दिखाएं लेकिन एक एक चीज़ जो बोले वो खुद में एक फलसफा बन गया। लॉक एक एम्पिरिसिस्ट से अपना सफ़र शुरू किया। वो नॉलेज को इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा टास्क था। इट प्रूव टू मच फॉर इवन हिम। ये फाइनली क्या कहते हैं उसको हिंदी में, रायता फैला कर ही चले गए बस। जो साइकोलॉजिकल ओरिजिन था आइडिया का कुड गिव अस प्रोबेबल नॉलेज, और यूनिवर्सल नॉलेज जो है इट कैन ओनली बी फाउंड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। He, after all, found out that the important element of knowledge is the perception of necessary connection. लेकिन ये necessary connection experience कभी दे ही नहीं सकता. In such a case, experience is what then? It is just an occasion for the exercise of mental power. और ये खुद knowledge का constituent बन ही नहीं बनता. Besides, इससे आगे ये बहुत सारे रैशनल एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानते नहीं है। जैसे सब्सटेंस रैशनली डिराइव होता है, कॉजेलिटी रैशनली डिराइव होता है, ये सारी चीज़ें ये एक्सेप्ट करते हैं, मानते नहीं है कि उसको ही वुड कॉल देम रैशनल। ही इंसिस्ट्स कि ये भी एम्पिरिकल ही हैं। और ये भी यहाँ पे भी ये एक तरीके के प्रिकर्सर हो जाते हैं कैंट के बारे में। So the importance of Locke lies in the fact that he laid down the foundation of the great problems of theory of knowledge. ये इनका तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता है। इनको हम एक बिगिनर की तरह देख सकते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज में वेस्ट में, और खुद भी उन्होंने खुद को ऐसे ही डिस्क्राइब किया। इफ़ यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट ही सेड कि मैं क्या हूँ, आई एम एन अंडर लेबर एंगेज्ड इन क्लीनिंग द रबिश ऑन द रोड ऑफ नॉलेज। तो ये है। So this was about John Locke. John Locke 1632 में पैदा हुए थे, 1704 में ये दुनिया से रुखसत हुए। यही दौर है लगभग, आप देख रहे होंगे कि ओवरलैप होते हैं सारे दौर। 1646 में लाइबनीज 1716 में रुखसत हुए, तो लॉक के इमीडिएटली मतलब 50 साल तो ओवरलैप हो रहा है इनका। 46 to 1704 इतना ओवरलैप हो रहा है। यहाँ स्पिनोजा का भी सेम एरा है, लाइबनीज उनसे मिले भी थे। अब आते हैं जनाब बर्कले 1685। लॉक लगभग 40 साल के हैं इस टाइम पे, और लॉक गुजरे 1704 में, तो 15-20 साल के हैं इस टाइम पे बर्कले। और 20 साल मतलब आजकल 20 साल इस बच्चा, बट उस साल का 20 इज लाइक लाइबनीज वाज ऑफर्ड द चेयर ऑफ फिलोसफी इस एज में। सो यू कैन थिंक अबाउट कि बर्कले हैज़ मैच्योर्ड ऑलरेडी। तो फिर से एक ओवरलैप है। क्लोन में पैदा हुए थे, आयरलैंड में, ये वहाँ पे बिशप थे। 1685 में पैदा हुए थे। किलकेनी में स्कूलिंग हुई थी और ट्रिनिटी कॉलेज में उसके बाद ये गए डबलिन में 1700 में। वहाँ से ही ग्रेजुएटेड और वहीं पे ही रिमेन्ड एज ए ट्यूटर 13 साल तक। अपनी ज़िंदगी के एंड के अयाम में 1732 में ये 1752 में 53 में ये रुखसत हुए। 1752 में ये छोड़ दिया अपने नेटिव प्लेस को और ऑक्सफोर्ड में आए गए, और यहाँ पे ही ये गुजर गए 1753 में। ये स्कॉलरशिप में जितनी बड़ी हस्ती है उतनी ज़्यादा इनकी इज्जत इनके कैरेक्टर की वजह से है। ही लिव्ड ए वेरी चेस्ट लाइफ, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चाइल्ड लाइक। ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ चाइल्ड लाइक ब्यूटी एंड इनोसेंस। और
इनके वक्त के पोप इनको डिस्क्राइब करते हैं दैट ही हैड एवरी वर्च्यू विच इज अंडर हेवन। जो भी अच्छी चीज है इनके अंदर है। Atterbury is reported to have said to Berkeley, so much understanding, so much knowledge, so much innocence, and yet such humility. I did not think had been the portion of anything but angels till I saw you. कि ये सारी चीज़ें मुझे लगता था ये सिर्फ फरिश्तों में होती है, फिर मैं आपसे मिला। बर्कले ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मोस्ट ऑफ हिज वर्क वर कंप्लीटेड बाय 29। फिर अगले 40 साल में इन्होंने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इनके सबसे मशहूर इनके जो वर्क्स हैं, सबसे मशहूर तो इनका प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज और 3 डायलॉग्स हैं। और इसके अलावा भी कॉमन प्लेस बुक, न्यू थ्योरी ऑफ विजन और सीरीज, ये 3 किताबें भी हैं इनकी। बर्कले के सामने मसला क्या है? बर्कले को आप देख सकते हैं जैसे हम हैं, मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन स्पीक फॉर अदर्स। इर्तज़ा को आई नो ही वुड डेफिनेटली फॉल इन दैट कैटेगरी, बट आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर अदर्स एज वेल। हमारा एज ए मुस्लिम हम अपने सामने जो मसाइल देखते हैं ना, फिर हम उसमें देखते हैं द लॉस ऑफ ईमान, द लॉस ऑफ गॉड इन आवर डेली एक्ट्स एंड वी लैमेंट ऑन इट कि क्या हो गया है माशरे को, क्या हो गया हमारे ज़माने को, ये मॉडर्निज्म ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम ये हमारे अंदर एक वो लेमेंटेशन होती है, एक वो यर्निंग होती है टू रेस्टोर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। असली में बर्कले के सामने यही मसला है, फिलोसफिकल मसला नहीं है इनके पास इमोशनल मसला है। इनके सामने मसला है मटीरियलिज्म का। ये खुद बिशप है, इतनी पायस लाइफ जी रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आगे एक एक एडिफिस मेरी दीन की बर्बाद हो रही है। आप जानते ही हैं कि रोमन कैथलिक्स के खिलाफ बहुत कुछ इस वक्त हो रहा था, बहुत वर्क हो रखा था। हम बात कर रहे हैं 1700 की, तो रेफर्मेशन भी ऑलमोस्ट हो चुका है। एवरीथिंग इज लाइक चैलेंजिंग द लॉन्ग हेल्ड बिलीफ्स। तो और मटीरियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने रूट्स अब एम्बेड कर चुका है। तो मटीरियलिज्म का गलबा है इनकी सोसाइटी में और यहीं से शुरू हुआ। फ्रांस भी बगल में ही है। फ्रांस में रेनेसांस के आइडियल्स अपने पीक पे पहुंचे इन द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें, फ्रीडम। और उसका काउंटर पार्ट जो उसको इन 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 हॉलो आइडियल्स को एक कंक्रीट बेस देता, वो मटेरियल सबमिट इसको यूरोप कर रहा था, सॉरी यूके कर रहा था। तो ब्रिटेन में मटेरियलिज्म का गलबा था, पूरे यूरोप में मटेरियलिज्म का गलबा हो रहा था। और स्लोली मटेरियलिज्म के साथ उसकी बहन भी आती है हर जगह, एथियज्म। तो दे ऑलवेज आर लाइक ए पेयर। ये मसला है असली में बर्कले का कि इसका क्या करूं, मटेरियलिज्म और एथियज्म का। और ये दोनों टेंडेंसीज वो स्ट्रेंथन क्या कर रहा था इस वक्त का साइंस, इस वक्त का साइंस। सो एथियज्म का वेव इज नॉट अ मॉडर्न फेनोमेना इन यूरोप। आई मीन मॉडर्न, ये भी मॉडर्न एरा ही है, मॉडर्न हमारे कंपैरिजन में, कि कल की बात ये नहीं है। वो ट्रिनिटी ऑफ हिचन्स एंड डॉकिंस एंड हैरिस के बाद का फेनोमेना नहीं है एथियज्म, बहुत पहले का है। इनके खिलाफ बर्कले क्या कह रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड भी एक रूहानियत ही रखती है, इसका बेस एसेंशियली स्पिरिचुअल ही है, बिकॉज इट मैनिफेस्ट्स द एक्टिविटी ऑफ स्पिरिट, द गुडनेस ऑफ गॉड्स विल। आप इनको देख सकते हैं, ये सूफियाना कलाम कर रहे हैं। ये कहते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही राइट्स, एंड आई कोट, ऑल थिंग्स आर मेड फॉर द सुप्रीम गुड, all things tend to that end, and we may be said to account for a thing when we show that it is so best. End quote. ये स्पिरिचुअलिज्म कुछ लोगों के लिए कितनी वो होती है जो उसको जा बजा देख लेते हैं, उनके लिए ये इट इज एज क्लियर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ सन ड्यूरिंग द डे। ये उनके लिए बिल्कुल ऑब्वियस सी बात होती है। बर्कले भी उन्हीं में से एक थे। तो उनके लिए ये स्पिरिचुअलिज्म
इट वाज सो क्लियर एंड ऑब्वियस कि इस पे बहस कैसे करनी है, ज़रूरत ही नहीं है बहस करने की इस पे। देयर इज़ नो नीड दैट वी टॉक अबाउट इट। दैट्स व्हाई देयर ही हार्डली एवर केयर टू डिफेंड इट। द ट्रुथ इज़ क्लियर फ्रॉम एरर फॉर बर्कले कि इस पे बहस करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस वजह से असली में इनका फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन हमको कहाँ दिखता है? रेफिटेशन ऑफ मटेरियलिज्म में। सो हिज वर्क इज एक्चुअली अ नेगेटिव टास्क हमारे पर्पस के लिए, क्योंकि हम फिलोसॉफिकल स्टडी में इंटरेस्टेड है इस वक्त। तो हमारे पास बर्कलेज वर्क इज नेगेटिव, डिस्ट्रॉय करना जो भी सामने खड़ा है। क्या खड़ा है? मटेरियल की दुनिया। और यही इनका फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन है। और इसमें बर्कले ने मेनली लॉक से ही इनहेरिट किया। सो ही वॉज प्लेइंग विद द टूल्स विच लॉक हैड लेफ्ट, और इसी से ये अपना पूरा काम करेंगे। लेकिन लॉक ने क्या किया था? लॉक ने तो टैसिटली अज्यूम किया था मैटर की एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे वो बिलीव करते थे। बर्कले इनको इनकंसिस्टेंट मानते हैं। कहते हैं नहीं, जो टूल्स आपने बताए उन टूल्स को अप्लाई करने के बाद ये कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। सो लॉक से डिसएग्रीमेंट क्या है कि नहीं, द स्टोन यू आर स्टैंडिंग अपॉन इज नॉट रॉन्ग, दैट इज राइट। The belief in empiricism is right, it is a correct belief, but the conclusions you have drawn, they are inconsistent. The method is right. So what we can say about Berkeley, he is Locke made more consistent. So he is trying to make Locke more consistent. क्या है मेन टेनेट एम्पिरिसिज्म के और अगेन बर्कले के? कि हम हमेशा एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर से शुरू करते हैं, और डिस्टिंक्ट सेंस क्वालिटीज लाइक हीट, साउंड, कलर, स्मेल, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो सेंस क्वालिटीज है ये या तो डायरेक्टली प्रेजेंट की जाती है, और दे मे बी एट वंस रिप्रेजेंटेड टू अस बाय वे ऑफ इमेजेस। फिर क्या हम कहते हैं इसका? दिस सेम पॉजिटिव थेसिस मे बी एक्सप्रेस्ड नेगेटिवली बाय सेइंग, जो हमने अभी कही वही, देयर इज nothing in the intellect which was not first in the senses. Nihil est in intellect quod non prius furit in sensu. तो इसलिए एम्पिरिसिज्म का एक और टेनेट और बर्कले के लिए भी, देयर इज नो नॉलेज दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू सेंसेशन। टेबल, चेयर, ये सारी क्या है? तब ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज है विच गो टुगेदर, और हम उनको कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो व्हाट्स अ बॉटल? It is all of these ideas at the same time and has been given a name. इसके अलावा क्या है? आइडियाज के अलावा कुछ स्पिरिट्स हैं जो परसीव करते हैं इन आइडियाज को। तो ये जो आइडियाज हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ माइंड, विदाउट अ स्पिरिट टू परसीव देम। So that means these things, what are things? Things are these perceived ideas. So chair is what? Chair is a name given to certain bunch of ideas existing together. So these bunch of ideas can exist together and a name can be given to it by whom? By a mind. So things cannot exist without some mind to perceive them. अगर अब ह्यूमन माइंड्स नहीं होंगे तो चीज़ें भी नहीं होंगी, और चीज़ें होती हैं। सो देयर मस्ट बी अ माइंड जो इटरनल है सब चीज़ों को परसीव करने के लिए, जिसके माइंड में दीज रिजाइड। सो देयर मस्ट बी सम माइंड विच ही कॉल्स द डिवाइन माइंड। Finally, then, the reality consists of two things: spirits and the ideas that exist in spirits. इसको कहते हैं बर्कली की स्पिरिचुअलिज्म। बर्कली की खुद के वर्ड्स में, the objects of human knowledge are either ideas actually imprinted on the sense
or else ideas pursued by attending to the passions and operations of mind, or lastly, ideas formed by help of memory and imagination, either by compounding, dividing, or barely representing those originally perceived in the aforementioned ways. आगे कंटिन्यू करते हैं इन्हीं का कोट. And as several of those are observed to accompany each other, ये जो ये रोज के केस में रेडनेस, सॉफ्टनेस ऑफ पेटल, फ्रेगरेंस, ये सारी चीज़ें दे आर ये एक साथ एग्जिस्ट करती है. एप्पल के केस में उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसकी फिगर एक साथ एग्जिस्ट करती है. क्या कह रहे हैं? सेवरल ऑफ दोज आर ऑब्जर्व टू accompany each other. They come to be marked by one name. हम उसको एक ही नाम दे देते हैं. So to be reputed as one thing. फिर हम उसको एक ही चीज़ मानते हैं क्योंकि वो हमेशा एक साथ होते हैं. Thus, for example, a certain color, a certain taste, a certain smell, a certain figure, and consistence having been observed to go together always, they are accounted as one distinct thing, signified by the name, for example, apple. Other collections of ideas similarly are given other names: stone, tree, book, all sensible things. Very clear? क्या कहना चाह रहे हैं बर्कले? इन्हीं का कोट फर्दर कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम एल्सवेयर. कहते हैं, एंड ए कोट, बट बिसाइड्स ऑल दैट एंडलेस वेराइटी ऑफ आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, देयर इज लाइकवाइज समथिंग विच नोज, विच परसीव्स, विच एक्सरसाइजेज डाइवर्स ऑपरेशंस, विलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, ये सारे जो आइडियाज हैं फ्लोटिंग अराउंड. बर्कले कहते हैं ये परसीविंग एक्टिव बीइंग को मैं कहता हूँ माइंड, स्पिरिट, सोल और माई सेल्फ. दिस इज व्हाट आई कॉल माइंड. अनदर कोट फ्रॉम बर्कले फ्रॉम एल्सवेयर. कहते हैं बर्कले, नाइदर आवर थॉट्स नॉर पैशंस नॉर आइडियाज फॉर्म्ड बाय द इमेजिनेशन एग्जिस्ट विदाउट अ माइंड. ये कहते हैं बर्कले कि ये तो सब मानेंगे कि मेरे ख्यालात मेरे माइंड के बिना नहीं रह सकते ना. ख्यालों का सबस्टेंस ही माइंड है. अब यहाँ पे देखें कि ये वही मिस्टेक कर रहे हैं जो लॉक ने बाहर की दुनिया के लिए की थी. ये अपने बारे में वो मिस्टेक कर रहे हैं. उन्होंने लॉक ने बाहर की दुनिया के बारे में कहा था कि ये जो ये सेंस ऑफ स्मेल है, ये सेंस ऑफ टेस्ट है, ये सेंस ऑफ रेड कलर है, ये विदाउट ए सबस्टेंस कॉल्ड रोज नहीं रह सकते. तो बर्कले ने उनको क्रिटिसाइज किया इस बात पे कि आपको रोज नहीं दिखा, आपको सिर्फ उतना दिखा उतने की बात करें. लेकिन बर्कले ने एग्जैक्टली माइंड के बारे में यही काम किया कि जो ये थॉट्स हैं इसका कोई सबस्टेंस होगा जहाँ पे ये थॉट्स हैं, तो उसको मैं माइंड कहता हूँ. अब ह्यूम आकर बोलेंगे कि उस्ताद गलती कर रहे हैं. देखेंगे ह्यूम पे आके. सो आगे बढ़ते हैं, फिर से बर्कले का ही कोट. एंड टू मी इट इज सो लेस एविडेंट दैट द वेरियस सेंसेशंस और आइडियाज इम्प्रिंटेड इन द सेंस, however blended, however combined together, cannot exist otherwise than in the one perceiving them. ये आइडियाज उसी के अंदर रह सकते हैं जो इन चीज़ों को परसीव कर रहा है. बर्कले के कोट को कंटिन्यू करते हैं. ही सेज elsewhere, some truths there are so near and obvious to the mind that a man need only open his eyes to see them. बिल्कुल क्लियर है, जाहिर है आपके सामने. Such I take this important one to be, that all the coir of heaven and furniture of earth, in a world, all those bodies which compose the mighty frame of the world, have not any subsistence without a mind. ये सारे ख्यालात इस कायनात के जितने भी हैं, ये सारे ख्यालात किसी न किसी माइंड में होने ज़रूरी है. That their being is to be perceived or known. होना ही क्या है? बीइंग परसीव्ड. ये जैसे क्या कहते हैं उनको, डेकार्ट का हमने वो कॉगितो एर्गो सम, ये इक्वली इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है. वैसे ही मशहूर स्टेटमेंट है, वो ना जो टी शर्ट्स पे लिखते हैं, ये वैसा स्टेटमेंट है. इससे एस्ट परसिप, टू बी इज टू बी परसीव्ड.
If you're not being perceived, you don't exist. अब ऑब्वियसली हम जो ये फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, मैंने ये पहले भी बोला कि हम बर्कले के साथ पूरी उम्र काट सकते हैं, तो वो इसको सेंटेंस बोल के छोड़ दे नहीं है. ही एक्चुअली गोज ऑन टू डिस्कस इट फर्दर कि व्हाई abstracting something out of something else is actually abstract idea is a contradiction of terms. To say something exists without being perceived is a contradiction of terms. तो वो उसको करेंगे डिटेल में डिस्कस, लेकिन हमारे लिए वी आर लाइक जस्ट गोइंग थ्रू इट ऑल. तो यहाँ पे आया इनका एस्थेस्ट परसिपी, दैट देयर बीइंग इज टू बी परसीव्ड और टू बी नोन. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? सो लॉन्ग एज दे आर नॉट एक्चुअली परसीव्ड बाय मी और डू नॉट एग्जिस्ट इन माई माइंड और डू नॉट एग्जिस्ट इन एनीवन एल्सेज माइंड, they must either have no existence at all or else they subsist in a mind of some eternal spirit. इन दोनों में से एक कंक्लूजन नेसेसरी हो जाता है, बर्कले कहते हैं. या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो कोई है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं. ये था बर्कले का फ़लसफ़ा नटशेल में. कल इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह बाय हिज रेफिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फिर इनका रेफिटेशन ऑफ मैटर. रेफिटेशन ऑफ मैटर ही बर्कले में समझना है. बर्कले का रेफिटेशन ऑफ मैटर समझ गए, वो हम आपने बाय द वे देख ही लिया होगा. फ़लसफ़े का बेस हमने देख लिया, तो अब फ़लसफ़ा आप भी डिराइव कर सकते हैं. तो इसको कल हम इंशाअल्लाह बर्कले मुकम्मल कर लेंगे. नहीं हुआ तो मंडे.